हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का होम साइंस वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके टीजीटी पीजीटी की परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं कुछ प्रश्नों को। यहाँ पर जो मैंने प्रश्न लिए हैं वो आपके जैसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में है वही क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा चेंजेस हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो सके। यदि क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन को किसी भी तरीके से पूछा जाए तो आप उसके लिए तैयार रहें। तो क्वेश्चन है फर्स्ट, एक रोगी को नींबू, मौसम्मी, संतरा आदि खाने की सलाह दी जाती है, इसे कौन सा रोग है? ऑप्शन है स्कर्वी, बेरीबेरी, पेलाग्रा या एक्रोमेगेली। तो कौन सा रोग है यदि उसे नींबू, मौसम्मी, संतरा आदि खाने की सलाह दी जाती है? तो देखिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। क्यों सही होगा इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए विटामिन सी के बारे में आपने पढ़ा है। विटामिन सी को और क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। कई बार क्वेश्चन इस तरीके का भी पूछ लिया जाता है तो याद रखिएगा एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। विटामिन सी की न्यूनता या डेफिशिएंसी से क्या होता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। ठीक है, ये भी आपने सुना ही होगा। इसके अगर हमें विटामिन सी की डेफिशिएंसी से बचना है, इसकी कमी ना हो पाए या स्कर्वी ना हो, तो इसके लिए हमें अपनी डाइट में क्या शामिल करना चाहिए? आंवला, अमरूद, खट्टे फल, नींबू, संतरा, मौसम्मी। ठीक है, ये सब शामिल करने चाहिए। और ये सब क्या है? इसके सोर्सेज हैं विटामिन सी के। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ऑप्शन में ये सारे होंगे और पूछ लिया जाएगा कि विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में होता है। कई बार ऐसे क्वेश्चन आए भी हैं। तो आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन सी की मात्रा होती है। ठीक है, आंवला, अमरूद, इन सभी में क्या है? विटामिन सी होता है। और यदि हमें अपनी डाइट में ये सब शामिल करेंगे तो हम स्कर्वी रोग से बच सकते हैं। तो ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा पदार्थ एंजाइम नहीं होता है? तो कौन सा नहीं है? देखिए क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से पढ़ना है। इसमें पूछा है एंजाइम कौन सा इनमें से नहीं है। ऑप्शन है एमाइलेज, माल्टोज, सुक्रोज, यूरिएज। तो कौन सा इसमें से एंजाइम नहीं होगा ये आपको बताना है। तो देखिए इनमें से जो आपका एंजाइम नहीं है वो है यूरिएज। आप एमाइलेज के बारे में पढ़ते हैं, एमाइलेज को और क्या कहते हैं? टाइलिन कहा जाता है। ठीक है, माल्टोज के बारे में पढ़ते हैं, सुक्रोज के बारे में पढ़ते हैं। जब हमने एंजाइम की क्लास की थी तो हम तीनों के बारे में पढ़ा था, लेकिन यूरिएज क्या है? एंजाइम नहीं होता है। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी जंतु द्वारा भोजन ग्रहण करने की क्रिया है, या किसी प्राणी द्वारा या मनुष्य द्वारा भोजन ग्रहण करने की क्रिया कौन सी होती है? अब यहाँ पर है ऑप्शन इजेशन, एसिमिलेशन, इंजेशन, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको यदि कंफ्यूजन होगा तो इन दो में हो सकता है। ठीक है, इन दो में आपको कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि दोनों ही एक जैसे हैं। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा सही है। तो देखिए भोजन जो ग्रहण करने की प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे इंजेशन कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही होगा। ठीक है, कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी इसका सही होगा। इनको हम देख लेते हैं एक बारी। तो देखिए सबसे पहले आती है इंजेशन की क्रिया। इंजेशन यानी कि अंतग्रहण। जब भी कोई भोजन हम ग्रहण करते हैं उसे क्या कहते हैं? अंतग्रहण कहा जाता है, जिसमें दांत, हमारी जीभ भोजन को चबाने और निगलने में सहायक होते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाता है? इंजेशन कहलाता है। उसके बाद आता है डाइजेशन। डाइजेशन जो कि हमने भोजन ग्रहण किया है, अब उसको ठोस या तरल अघुलनशील जटिल पदार्थों को सरल घुलनशील इकाइयों में बदलकर पाचन क्रिया ये हमारी कहलाती है। और पाचन क्रिया में क्या होता है? कई सारे भोज्य पदार्थ कोशिकाओं द्वारा उपयोग किए जाने की स्थिति में आ जाते हैं और मनुष्य में भोजन का पाचन आहार नाल में होता है, एलिमेंट्री कैनाल में होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अवशोषण। अब क्या होता है? अवशोषण होता है। इसमें हमारे जो रक्त है, लसिका है, ठीक है, ये हेल्प करते हैं, पचे हुए भोज्य पदार्थों का अवशोषण करते हैं। उसके बाद आता है परिवहन तथा संवागीकरण यानी सर्कुलेशन एंड एजाइमुलेशन। इसमें क्या होता है? तो पचा हुआ जो भोज्य पदार्थ है अब रक्त और लसिका द्वारा ऊतकों में पहुंचना परिवहन कहलाता है यानी सर्कुलेशन कहलाता है। ठीक है,
अब कोशिकाओं में भोज्य पदार्थ के जीव द्रव्यों में आत्मसात होने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? स्वांगीकरण कहलाती है। यानी कि सर्कुलेशन कैसे होगा? जो भी हमारे जो भोज्य पदार्थ है, पचे हुए जो भी अवशोषित किए हुए, अवशोषण से जो भी भोज्य पदार्थ हमें प्राप्त हुए हैं, अब क्या होगा? जो ब्लड है और लसीका है ये क्या करेंगे? उनको टिश्यूओं में पहुंचाने का कार्य करेंगे, यानी परिवहन का कार्य करते हैं। इसके बाद आता है इंजेशन, मल त्याग। ठीक है, अपचित जो भी भोज्य पदार्थ होगा वो शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं? इजेशन कहा जाता है। तो यहाँ पर दो शब्द थे, इजेशन और इंजेशन। ठीक है, इंजेशन होता है जो हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं और इजेशन कहलाता है मल त्याग। तो इन दोनों को आप एक बार स्पेलिंग को अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा इसमें चेंजेस है नहीं, कभी लिखा आ जाए और आप कंफ्यूज हो जाएं। तो ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, क्या होगा यदि किसी व्यक्ति का पित्ताशय हटा दिया जाए? क्या होगा यदि किसी व्यक्ति का पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर हटा दिया जाए तो क्या होगा? ऑप्शन है, वसा पाचन असंभव होगा, कायिन की अम्लीयता ग्रहणी यानी ड्यूडेनम में बनी रहेगी, वसा का इमल्सीकरण नहीं होगा, या यह सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। जो हमारा पित्त है यानी बाइल है, इसका महत्व क्या होता है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन जरूरी नहीं है आपको इसी तरीके से पूछे जाए, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये आपका चांसेस है पीजीटी में आने का। तो पीजीटी में क्वेश्चन इसी टाइप के आपके पूछे भी जाते हैं। पित्त और इसका महत्व क्या होता है? देखिए, जो बाइल है ये क्या होता है? यकृत में निरंतर इसका सिक्रेशन होता है और जो पित्ताशय है, गॉल ब्लैडर है, उसमें जाकर एकत्रित हो जाता है। गॉल ब्लैडर जो होता है, यदि इसमें स्टोन बन जाए तो इसको रिमूव कर दिया जाता है, आपने सुना भी होगा। तो ये क्या होता है? गॉल ब्लैडर में जाकर वहां पर स्टोर हो जाता है। ठीक है, अब ये जो गॉल ब्लैडर इसे मुक्त कर ड्यूडिनम में भेजता है, यानी ग्रणी में भेजता है। यह पीले हरे या हरे नीले रंग का क्षारीय 7.7 तरल होता है। इसका पीएच जो 7.7 है। मनुष्य में प्रतिदिन 600 से 1000 मिलीलीटर पित्त यानी बाइल का स्त्राव होता है। ऐसे टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमने जाना। आगे बात करते हैं। और ये जो इसका जो कार्य होता है, पित्ताशय गॉल ब्लैडर का जो कार्य होता है, ये क्या करते हैं? ये फैट के ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है, रेनिन का स्त्रावण कहाँ होता है? ऑप्शन है, यकृत में, आमाशय में, किडनी में, या छोटी आंत में। तो कहाँ पर होता है रेनिन का स्त्रावण, ये आपको बताना है। तो ये देखिए कहाँ होता है? आमाशय में होता है, यानी स्टमक में होता है। रेनिन के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, आमाशय में जो पाचन होता है, तो आमाशय में कुछ जठर ग्रंथियां होती हैं जिन्हें जठर रस स्राव होता है, जहाँ से क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है, जो अम्लीय पीएच 0.9 से 1.5 होता है। ये किसका पीएच है? गैस्ट्रिक जूस का ये पीएच होता है। क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। अब ये जो इसमें क्या क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज, तो ये सभी होते हैं। अब इनका ये जो होते हैं, देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कार्य क्या है? ये भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है और हानिकारक जो जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करने का कार्य करता है। वहीं पेप्सिन का कार्य क्या है? यह भोजन के प्रोटीन को पेप्टोन तथा पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। और वहीं रेनिन क्या कार्य करता है? ये दूध की जो विलेय प्रोटीन होती है, जिसे हम केसीन कहते हैं, उसको ठोस वह अविलेय दही में बदलने का कार्य करता है। गैस्ट्रिक लाइपेज जो कि क्या करता है? वसा का अपघटन करता है। तो ये जो रेनिन की बात हम कर रहे थे, रेनिन जो है इसका स्त्रावण यानी इसका सिक्रेशन कहाँ पर होता है? आमाशय यानी स्टमक में होता है। ठीक है, ये हमने जाना। आगे बात करते हैं। पेप्सिन होता है। अब पेप्सिन क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन है, हार्मोन है, एंजाइम है, विटामिन है, या फिर पोषक पदार्थ है। पेप्सिन क्या होता है? तो देखिए, पेप्सिन भी क्या है? एक प्रकार का एंजाइम होता है। ठीक है, क्या है? एक प्रकार का एंजाइम है। और ये क्या करता है? ये पेप्सिन जो होता है भोजन के प्रोटीन को पेप्टोन तथा पॉलीपेप्टाइड में बदलने का ये कार्य करता है। पेप्सिन का सिक्रीशन भी कहाँ से होता है? स्टमक से होता है। ठीक है, यानी आमाशय से होता है। आगे बात करते हैं। अपापचय
उपापचय का मतलब है, यानी मेटाबॉलिज्म का यहाँ पर पूछा गया है। इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन है संश्लेषणात्मक प्रतिक्रियाएं होती हैं, आहार नाल में भोजन का पाचन होता है, ऊर्जा मुक्ति एवं ग्रहण से संबंधित प्रतिक्रियाओं का योग होता है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए मेटाबॉलिज्म जो होता है इसका मतलब होता है ऊर्जा मुक्ति एवं ग्रहण संबंधित प्रक्रियाओं का योग। मेटाबॉलिज्म जो होता है, मेटाबॉलिज्म के बारे में यदि हम बात करें तो देखिए उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म दो तरीके से होता है। इसके दो पहलू होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है एनाबॉलिज्म और एक होता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म जो होता है इसमें पचे हुए सरल पोषक पदार्थों से कोशिकाओं की रचना यानी वृद्धि, मरम्मत, ये सभी भाग जो है ये कार्य करते हैं और उन सभी पदार्थों का सिंथेसिस होता है। ठीक है, और ये जो कोशिकाएं हैं इनसे कुछ ना कुछ सिक्रेशन या स्टोरेज ये करते रहते हैं, इसे क्या कहते हैं? एनाबॉलिज्म कहते हैं। वहीं कैटाबॉलिज्म जो है ये क्या होता है? इसमें जो जटिल अणु छोटे अणुओं में टूटते हैं और इस प्रकार जो भी अणु बनते हैं, पचे हुए पोषक पदार्थ होते हैं, वो ऊर्जा उत्पादन के लिए और अपशिष्ट पदार्थों में ऑक्सीकरण विखंडन का कार्य ये करते हैं। ठीक है, एक हो गया एनाबॉलिज्म और एक होता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का कार्य क्या है? वृद्धि, मरम्मत, ये सभी कार्य और सिक्रेशन और स्टोरेज का कार्य होता है। कैटाबॉलिज्म का कार्य क्या है? ऊर्जा उत्पादन, अपशिष्ट पदार्थों का ऑक्सीकरण, विखंडन, ये सभी कार्य क्या है? कैटाबॉलिज्म के होते हैं। ठीक है, उतना आपका डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, बस आपको पता होना चाहिए मेटाबॉलिज्म क्या है? ऊर्जा मुक्ति एवं ग्रहण से संबंधित प्रतिक्रियाओं का योग होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकाओं का शक्ति गृह कहते हैं क्योंकि इनमें क्या होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसे पावर हाउस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें भोजन पचता है, या यह दोहरी कला से ढके रहते हैं, निर्जलीकरण प्रतिक्रियाएं होती हैं, या फिर इसमें एटीपी बनता है। तो देखिए इसका ऑप्शन डी सही होगा। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। तो हमने दो कोशिकाओं के बारे में पढ़ा था, एक थी उनमें यूकेरियोटिक कोशिकाएं। ठीक है, अब ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया यूकेरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में अनेक सूक्ष्म गोलाकार छड़ या कण के आकार की संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, कई टाइप के यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला पूछ सकता है कि किसने इसकी खोज की। ठीक है, कहाँ पे ये पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्यों इन्हें शक्ति पावर हाउस कहा जाता है। तो कई टाइप के यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। सर्वप्रथम कॉलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। ठीक है, और इसका नाम जो दिया था वो किसने दिया था? बेंडा ने 1897 में माइटोकॉन्ड्रिया इसका नाम दिया। दोनों को ही आपको याद रखना है, स्पेशली पीजीटी में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं ये बैक्टीरिया तथा नीले हरे शैवालों की कोशिकाओं को छोड़कर पौधे तथा जंतुओं की समस्त जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ हाउस कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सभी खाद्य पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन का ऑक्सीकरण होता है। क्यों कहा जाता है इसे पावर ऑफ हाउस? क्योंकि यहाँ पर जो भी खाद्य पदार्थ हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इनका ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा के उत्पन्न होती है। ये जो ऊर्जा होती है इसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी के रूप में होती है। इसकी फुल फॉर्म भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और क्यों इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, यह अब आपको समझ आ गया होगा। तो क्वेश्चन यहाँ से कई टाइप के आपके बन सकते हैं। खोज किसने की, क्या है माइटोकॉन्ड्रिया, कहाँ पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, और इनसे जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो किसके रूप में होती है। कभी यहाँ पे एटीपी की जगह एडीपी भी दे सकते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है, किससे होती है? क्लॉस्ट्रिडियम टिटैनी द्वारा, क्लॉस्ट्रिडियम बैटुलिनम द्वारा, या साल्मोनेला टाइफोसु द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसमें बी सही होगा, क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम द्वारा भोजन में विषाक्तता उत्पन्न होती है। यानी जो भोजन है, खाद्य पदार्थ है, वो अगर खराब होता है तो किस बैक्टीरिया के कारण होता है? तो क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम रेस्पॉन्सिबल इसका होता है। नेक्स्ट है,
जब दूध को 62 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए गर्म करके ठंडा कर दिया जाता है तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है इस क्रिया को? ऑप्शन है निर्जमीकरण, पॉस्चरीकरण, नाइट्रिफिकेशन या हिमीकरण। तो क्या कहा जाता है इसे? पॉस्चरीकरण कहा जाता है। यानी पॉस्चराइजेशन की क्रिया जो होती है, जो कि हम मिल्क में करते हैं, इसमें क्या होता है, दूध को खराब होने से बचाया जा सकता है। इसमें दो विधियों का प्रयोग किया जाता है। एक होती है आपकी होल्डर विधि, ठीक है, होल्डर विधि होती है एक आपकी, और एक होती है अधिक ताप पर कम समय में, यानी हाई टेम्परेचर और कम समय के लिए जो होती है। दो विधियों का इसमें प्रयोग होता है। जो आपकी होल्डर विधि है, इसमें क्या करते हैं, 62 से 66 सेल्सियस पर क्या करेंगे, आधे घंटे के लिए दूध को गर्म करेंगे और फिर उसे धीमा कर देंगे, फिर उसे ठंडा कर देंगे। इसमें क्या करते हैं, 30 मिनट के लिए दूध को गर्म करते हैं। जी, ये आपकी कौन सी विधि है? जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ये होल्डर विधि में होता है, ठीक है। एक होती है दूसरी विधि जो कि अधिक ताप एवं कम समय विधि, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो इसमें अधिक तापक्रम पर लगभग 72 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, कितने, 72 डिग्री सेल्सियस पर दूध को 15 सेकंड के लिए इसमें गर्म करते हैं, ठीक है, 15 सेकंड के लिए गर्म करते हैं और उसके बाद उसको कम कर देते हैं। तो ये आपकी दोनों विधियां। होल्डर विधि में क्या है, 62 से 66 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए मिल्क को गर्म करते हैं, और जो आपकी कम समय अधिक ताप वाली जो है, इसमें 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड के लिए गर्म करते हैं। तो आई होप आपको याद रहेगा ये। आगे बात करते हैं, आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। ऑप्शन है आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत या मलाशय। तो देखिए, आहार नाल में जो आपके भाग आते हैं, जैसे कि आहार नाल में क्या क्या आता है, मुख गुहिका यानी माउथ कैविटी आपका आ जाता है, ग्रास नली, ओसोफेगस, आमाशय, छोटी आंत, सीकम। तो ये सभी किसके पार्ट हैं, ये सभी आहार नाल के पार्ट होते हैं। आहार नाल का कभी आपसे पूछ लिया जाए कि आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो लगभग 33 फीट होती है, ठीक है। कहीं कहीं यहाँ पर 30 फीट भी आपको लिखा मिल जाएगा। 33 फीट तक इसकी लंबाई होती है। इसमें आपके माउथ कैविटी आती है, ओसोफेगस आता है, आमाशय आते हैं, छोटी आंत आती है। वहीं हम यदि बात करें कि सबसे लंबा भाग जो होता है वो किसका होता है, छोटी आंत का होता है। छोटी आंत इसमें 6 से 7 मीटर लंबी होती है, ठीक है। कितनी होती है, 6 से 7 मीटर लंबी होती है छोटी आंत। सबसे बड़ा भाग जो होता है एलिमेंट्री कैनाल का, वो छोटी आंत होता है। ऑप्शन 20 का सही है। नेक्स्ट है, यकृत का मुख्य कार्य होता है। क्या कार्य होता है यकृत का? पित्त संग्रह करना, अग्नाशय स्राव बनाना, पित्त बनाना, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, पित्त बनाना इसका कार्य होता है किसका, लीवर का, यानी यकृत का। स्टोरेज कहाँ पर होता है, तो हमने बात की थी गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय में इसका संग्रह होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट है, कुपोषण से बचने का क्या उपाय है। यदि कुपोषण से बचना है तो क्या उपाय है उसका? ऑप्शन है संतुलित आहार, पर्याप्त आहार, मांसाहारी आहार या शाकाहारी आहार। यदि कुपोषण से बचना है तो संतुलित आहार होना चाहिए, संतुलित आहार जिसमें सभी पोषक तत्व सीमित मात्रा में हो, ठीक है। तो ये क्या है, कुपोषण से बचने के लिए संतुलित आहार एक उपाय हो सकता है। नेक्स्ट है, बीएमआर का अर्थ है। बीएमआर का क्या अर्थ है? ऑप्शन है अस्थि मज्जा पुनरुद्भव, जन्म मरण अनुपात, आधार उपापचयी दर, या फिर आधार मेलपीगी पुनर्वशोषण। तो बीएमआर का अर्थ क्या होता है? आधार उपापचयी दर इसका अर्थ होता है बीएमआर, यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है। आगे बात करते हैं, अतिरिक्त शर्करा को कौन सा अंग ग्लाइकोजन में बदल देता है। यदि अतिरिक्त जो शर्करा है वो उसको ग्लाइकोजन में कौन बदलता है? आमाशय, यकृत, अग्नाशय या पित्ताशय। कई बार हम लोग ये क्वेश्चन कर चुके हैं। तो यकृत क्या करता है, यदि अतिरिक्त शर्करा होती है तो उसको ग्लाइकोजन में बदलने पर ये कार्य करता है। और यदि हमारी बॉडी को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है तो यही ग्लाइकोजन ग्लूकोज के रूप में भी परिवर्तित हो जाती है। और ये सब कार्य कौन करता है? यकृत करता है। ऑप्शन 20 का सही होगा। नेक्स्ट है, पाचन की दृष्टि से शरीर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है तो कौन सा है? ऑप्शन है यकृत,
ठीक है, हृदय, मस्तिष्क या आमाशय। तो पाचन की दृष्टि से जो शरीर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होता है वो यकृत होता है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट है, वसा को अधिक तेज या देर तक गर्म करने से पदार्थ बनता है। तो कौन सा बनता है? ऑप्शन है डेक्स्ट्रीन, ट्रिप्सिन, एक्रोलिन या कोई नहीं। आपने देखा होगा कि वसा को, जैसे आपने चाट पकौड़े वगैरह कभी बाहर खाए होंगे, तो वो लोग क्या करते हैं, डीप फ्राई यदि आपने कोई आइटम खाया होगा तो बार बार उसी ऑयल को गरम करते रहते हैं, गरम करते रहते हैं। तो उसमें जो पदार्थ बनता है वो एक्रोलिन होता है, जो कि हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। तो उसमें एक्रोलिन बन जाता है। उसको क्या करते हैं, बार बार उसी में उसको पकाते रहते हैं। कोई भी आप जैसे बर्गर डीप फ्राई आप खाते हैं या समोसे खाते हैं तो एक ही ऑयल में उसको बनाते रहते हैं, बार बार उसी में फ्राई करते रहते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक्रोलिन जो पदार्थ है उसका निर्माण उसमें हो जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट है, अंकुरीकरण से अनाजों में बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी या विटामिन के। तो अंकुरीकरण जर्मिनेशन प्रोसेस जो होता है इसमें क्या होता है, विटामिन सी की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही होगा। तो ये हमारे कुछ एमसीक्यू थे। यदि यहाँ पर किसी को भी कोई डाउट हो तो आप एमसीक्यू में आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।